दोस्तों नमस्कार। जनचौक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। अभी जो बंगाल में दिख रहा है वह एक ट्रेलर है। किसी का घर जलाया जा रहा है तो किसी पार्टी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया जा रहा है, और किसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है तो किसी की दुकान और मकान लूट लिया जा रहा है। राह चलते लोगों को मार दिया जा रहा है। अभी तक 4 हत्याओं की रिपोर्ट है, जिसमें एक बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की है। हालांकि ज़्यादातर निशाने पर अभी तक टीएमसी के ही कार्यकर्ता और समर्थक रहे हैं, लेकिन अभी ये तो कुछ भी नहीं है। बंगाल को अभी इससे भी बड़ी हिंसा देखनी है। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात हुई, अब इससे भी बड़ी हिंसा और क्या हो सकती है अभी जो इस दौर में चल रही है। दरअसल इस पार्टी को या तो आप जानते नहीं या फिर जानकर भी नहीं जानने का नाटक करते हैं, या पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक खून में डूबी हुई है। इसकी मातृ संस्था में सिखाया ही हिंसा जाता है। वहाँ हथियारों की पूजा होती है और खून से कैडरों का चंदन लगाया जाता है। वहाँ सैद्धांतिक तौर पर माना जाता है कि समाज हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है। शांति केवल एक भ्रम है, ऐसी बात कही जाती है। वहाँ दंगों और हमलों की न केवल साजिशें रची जाती हैं, बल्कि उनको नियमित तौर पर संचालित करने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। यह उस संगठन के नियमित कार्यक्रम का हिस्सा है। अनायास नहीं, सत्ता में आने के बाद उसकी पैदाइश बीजेपी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को भी अपराध और साजिश करार देती है। उनके रोम रोम में हिंसा और अपराध है। उनका पूरा नजरिया ही हिंसा, साजिश, अपराध और खून खराबे से भरा हुआ है। उन्होंने गुजरात जैसे एक सीधे साधे प्रदेश को हिंसक और हमलावर प्रदेश में बदल दिया, और उसके नागरिकों से 2002 में ऐसे दंगे करवा दिए जो उनके पुरखों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। या तो बंगाल है जहां हिंसा उसकी रूह में बसती है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर नक्सलबाड़ी तक के इतिहास पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो धरती कितनी बार खून से लाल हुई होगी, किसी के लिए गिन पाना मुश्किल है। नक्सलबाड़ी के बाद सीपीएम के सत्ता में आने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऐसा ढांचा बना दिया गया जो न केवल मसल पावर पर आधारित था, बल्कि उसके केंद्र में जोर जबरदस्ती और हिंसा थी। यही मॉडल रचा गया था पश्चिम बंगाल का पिछले दिनों। किसी भी समाज में जब आप उसके समावेशी पहलू की जगह बहिष्करण को चुनते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप एक बड़े हिस्से को सिस्टम से बाहर कर देते हैं। सत्ता में बने रहने और जनता के समर्थन के जरिए इसे एक दौर तक भले ही चलाए रखा जाए, लेकिन एक प्रक्रिया में इसका नाकाम होना बिल्कुल तय है, क्योंकि विरोधी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के साथ ही हमेशा अपनी वापसी की कोशिशें जारी रखता है। और अगर खुदा ना खास्ता वो वापस आ गया तो फिर वही व्यवहार वो आपके साथ करेगा जो आपने उसके साथ किया था। यही किसी समाज की और किसी देश की सच्चाई होती है, जो इस समय बंगाल की सच्चाई बनने जा रही है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए अगर आपको बताएं तो बात और ज़्यादा समझ में आएगी। दरअसल बंगाल की राजनीतिक संस्कृति तमाम दूसरे सूबों से बिल्कुल अलग है। यहाँ जनता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए निचले स्तर तक के ढांचे तैयार किए जाते हैं। सबसे निचली इकाई को क्लब के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कहने के लिए यहाँ पार्टी दफ्तर होता है और उसमें कैरम से लेकर ताश के पत्ते और लूडो समेत कुछ खेल खेले जाते हैं, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपने तरीके से स्थानीय इलाके का ये सबसे मजबूत सत्ता का केंद्र होता है, जहाँ उस इलाके के जितने भी विवाद या फिर किसी तरह के दूसरे मामले होते हैं उन्हें वहीं निपटाया जाता है। और जब कोई मामला बातचीत और बीच बचाव के बाद भी सुलझने की स्थिति में
नहीं होता है तब उसे थाने और पुलिस के हवाले किया जाता है। और इन सभी कामों को संचालित करने का काम सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता करते हैं। दूसरी पार्टियों के नेता और दफ्तर होते जरूर हैं, लेकिन बहुत कमजोर स्थिति में, या दूसरे शब्दों में उन्हें बेवजूद भी कह सकते हैं। सीपीएम के पूरे दौर में कांग्रेस बिल्कुल कमजोर स्थिति में रही और एक दौर में पहुंचने के बाद तो उसने सत्ता में आने की कोशिश भी छोड़ दी थी और उसके कैडर कहीं न कहीं हाइबरनेशन की स्थिति में चले गए थे। सत्तारूढ़ पार्टी के इन्हीं दफ्तरों के निर्देशों पर विरोधियों की पिटाई से लेकर किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, जिसमें पार्टी के ही कैडर और समर्थक भाग लेते हैं। यह इतिहास में दर्ज है कि ममता बनर्जी के सत्ता में आने से पहले उनके कैडरों और खुद उनको कितनी बार शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा था। यानी संगठित हिंसा और हमले का स्वरूप बंगाल में बहुत पुराना है। जनता का विक्षोभ कहिए या फिर समय का चक्र। 2011 में पहली बार जब टीएमसी सत्ता में आई तो उसने अपनी प्रतिद्वंदी सीपीएम की ही पूरी कार्यप्रणाली को कॉपी कर लिया और ऊपर से नीचे तक उसी तरह से क्लब का संचालन और विरोधियों को हर तरीके से हाशिए पर डालने की कोशिश के साथ ही उनके खिलाफ नियमित हिंसा का संचालन उसके भी जीवन का हिस्सा बन गया। अनायास नहीं, सीपीएम के तमाम कैडर न केवल पार्टी छोड़ दिए बल्कि अपना अस्तित्व और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें दूसरी पार्टियों तक की शरण लेनी पड़ी। यह एक चीज स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि सीपीएम चूंकि एक विचारधारा वाली पार्टी थी, इसलिए वहां एक लेवल पर अनुशासन और नैतिकता के साथ ही तमाम मूल्य भी उससे जुड़े थे। लेकिन टीएमसी के साथ ऐसा कुछ नहीं था और उसे सीपीएम जैसी कैडर आधारित पार्टी से लड़ने के लिए समाज के तमाम किस्म के गुंडों, अपराधियों को अपने साथ खड़ा करना पड़ा, जो बाद में सत्ता में आने के बाद उसके स्थायी हिस्से बन गए। और अब जबकि बीजेपी सत्ता की कमान संभालने जा रही है तो सबसे पहले वह क्लबों पर अपना कब्जा जमाएगी और मुस्लिम अगर उसके पहले निशाने पर होंगे तो गोलवलकर के शब्दों में दूसरा दुश्मन कम्युनिस्ट के रूप में वहां सीपीएम उसके सामने पहले से ही मौजूद है। और इस कड़ी में हिंसा का जो दौर चलने की आशंका है उसकी सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जा सकती है। कोड में खाज यह होगा कि बीजेपी संघ के पास एक विचार है जो घृणा और नफरत पर आधारित होगा और इस तरह से जो क्लब कुछ खेलों, लूडो और कैरम तक सीमित थे अब वो शाखाओं के केंद्र बन जाएंगे और उसमें रोजाना मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उन्हें उनकी जड़ से खत्म कर देने की न केवल साजिशें रची जाएंगी बल्कि सत्ता के सहयोग से उन्हें जमीन पर उतारा जाएगा। और सामुदायिक ध्रुवीकरण को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए शायद यहाँ तमाम मुसलमानों को खदेड़ते हुए बांग्लादेश के बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया जाए और इससे जो हिंसा पैदा होगी या फिर नफरत और घृणा का विस्तार होगा, क्या उसमें वह भद्र बंगाली समाज अपनी सांस ले पाएगा जो अभी तक खुद को न केवल आधुनिक बताता था बल्कि हर तरीके से विवेकवान कहलाने के साथ ही सेकुलर खेमे में ही रहना पसंद करता था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बार कोलकाता जैसे शहर में भी जय श्री राम के नारे लगे हैं। एक आरजीकर ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अगर योगी की राह पर बंगाल चला तो यूपी की तर्ज पर सैकड़ों आरजीकर बंगाल का इंतजार कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह होगी कि बंगाली समाज खुद उस समय इस बात को देखकर दंग रह जाएगा जब उनको अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि संघ बीजेपी से जुड़े लोग या फिर उनके नेता उसमें शामिल होंगे, क्योंकि इनके गुरु सावरकर बलात्कार को कोई अपराध नहीं बल्कि विरोधियों से निपटने के एक हथियार के तौर पर पहले ही पेश कर चुके हैं। और
जब आप एक समुदाय के खिलाफ इस हथियार को जायज ठहराने की तरफ बढ़ जाते हैं तो उसी समय यह बात तय हो जाती है कि जरूरत पड़ने पर आप उसको किसी दूसरे के भी खिलाफ इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेंगे।